बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मई 2024 के सेशन में अब डिस्कस करने जा रहे हैं 2 आर्टिकल्स। फर्स्ट है हमारे पास पाक सऊदीया रिलेशनशिप के बारे में कि करंटली जो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल विजिट्स हो रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के, जो लीडरशिप विजिट कर रही है बार बार। अभी रिसेंटली देखे तो पीएम शहबाज गए हैं वहाँ पे। उससे पहले उनका जो डिफेंस मिनिस्टर था और उनका इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर थे वो आए हुए थे पाकिस्तान में। उससे पहले फिर देखें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपने डेलीगेशन के साथ वहाँ गए हुए थे। तो ये जो अभी एक सीरीज ऑफ विजिट चल रहा है, इसके पीछे क्या मर्रेगात हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास के इन्फ्लेशन का जो रेट है वो डे बाई डे जो है अल्लाह के करम से कम होता जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पीछे एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें किस वजह से, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिनकी वजह से ये हो रहा है इस तरह। तो जो पाक सऊदीया टाइज के बारे में इम्प्लाइंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इन पाक सऊदीया टाइज, ये नसीम ज़ारा ने लिखा है, जबकि दूसरा जो है फॉलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये डॉक्टर हफीज़ पाशा ने लिखा है। तो दोनों ही बहुत इंफॉर्मेटिव एडिटोरियल्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्ना लनहनु नुह्यी व नुमीतु व नहनुल वारिसून। और बेशक हम ही ज़िंदगी देते हैं और हम ही मौत देते हैं और हम ही हर चीज़ के असल वारिस हैं। अगर आप अरबी जानते हैं तो आपको इस चीज़ के आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर किस कदर ये ताकीद के साथ यहाँ पे ज़ोर दे के ये चीज़ फरमाई है कि व इन्ना लनहनु नुह्यी, और बेशक हम ही, यकीनन हम ही ज़िंदगी देते हैं, व नुमीत, और हम ही मौत देते हैं, व नहनुल वारिसून, और हम ही हर चीज़ के असल वारिस हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपनी जो उनकी शान करीमी है उसको यहाँ पे वाज़ह फरमाया है कि हर चीज़ का जो मालिक है वो अल्लाह ताला ही है। और चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो मौत हो, और चाहे वो ज़िंदगी और मौत के बाद की जो है तमाम हालात वाक़यात और तमाम चीज़ें हैं, उन सब के मालिक अल्लाह ताला की ज़ात ही हैं। ये इससे में इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है कि ज़िंदगी और मौत ये दोनों जो हैं ये एक वक्ती चीज़ें होंगी। ज़िंदगी जो है हमारी ये भी वक्ती, आप देख सकते हैं, इसके बाद मौत है, और मौत भी हमेशा रहने वाली नहीं है। मौत कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तो मौत का जायका चखना है, ये नहीं है कि बिल्कुल आपने फना हो जाना है कि आपका कुछ वजूद बाकी नहीं रहेगा। तो एज अ मुस्लिम हम जानते हैं इस चीज़ को कि मौत के बाद जो है हमें दोबारा ज़िंदा किया जाना है, और मौत सिर्फ ज़ायक़तुल मौत है, मगर मुकम्मल कोई फना नहीं है। इसके बाद फिर एक ज़िंदगी है। तो इस सब से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, सबक मिलता है कि हमें इस ना दुनिया की ज़िंदगी के बारे में इतना ज़्यादा करना चाहिए कि इसके बारे में पीछे भागते रहें और आखिरत को भूल जाएं, और ना मौत से इतना डरना चाहिए कि इसके बाद हमारा फ़ना है। मौत के बाद भी आपकी ज़िंदगी है, लेकिन ये ज़िंदगी जो है वो डिपेंड करेगी आपकी दुनिया की ज़िंदगी के ऊपर कि आप दुनिया में किस तरह से रहे हो। तो हमें आखिरत के लिए कोशिश करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें अपने दीन इस्लाम को लागू करना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, और ये मकसद जब हम पूरा कर लेंगे तो आखिरत में हमारे लिए इससे कहीं ज़्यादा बेहतर जो है ज़िंदगी मौजूद है। एम्प्लॉइंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सऊदीया पाकिस्तान टाइज, नसीम ज़ारा ने लिखा है। इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं कि अभी जो एक सीरीज़ ऑफ विजिट चल रहा है उसके बारे में, पाकिस्तानी सऊदी लीडरशिप का। दूसरा जो है किन फील्ड्स में पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान जो है वो अभी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहे हैं, और रिलेशनशिप किन एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, और चैलेंजेस क्या हैं इससे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, उनको यहाँ पे बात करेंगे। अब ये देखें तो जिस स्पीड पे ये विजिट चल रहे हैं रियाज और इस्लामाबाद के दरमियान में, तो ये दोनों साइड के जो बायलैटरल रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए ये इनकी एक कीनीनेस और ख्वाहिश को ज़ाहिर जो है वो कर रहा है, ये कितने ये अपने इसमें सेंसिबल हैं अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने में। अभी रिसेंटली देखें तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रियाज गए हैं, सऊदी अरबिया के विज़िट पे गए अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। इससे पहले देखें तो पिछले हफ्ते फॉरेन मिनिस्टर जो थे, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, वो अपनी डेलीगेशन के साथ, अपने जो उनके थे बिजनेसमैन और डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर वगैरह के साथ वो पाकिस्तान आए हुए थे।
अगर और मजीद पीछे जाएँ तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के साथ, आर्मी चीफ के साथ वो भी सऊदी अरबिया का विजिट करके आए हैं। तो ये जो है ये अभी ये विजिट चल रहे हैं, तो उनके पीछे क्या हम देख सकते हैं, इनकी वजह क्या हो सकती है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी टाइम से, मतलब वो डिकेड्स पुराने हैं, दिहाइयों पुराने हैं, सालों साल से चले आ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक अप्रोचेज ऑलमोस्ट वो तकरीबन सेम है, वो शेयर करते हैं इन चीज़ों को। और अगर देखें तो अभी वो इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ साथ इकोनॉमी और बिजनेस में भी वो अपने आप को जो है मज़ीद टाइस में वो मुंसलिक कर रहे हैं, मज़ीद रिलेशन जो है इकोनॉमी की और बिजनेस की साइड पे भी वो अपने रिलेशन को मज़ीद डेवलप कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी में पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पाए जाते हैं। पाकिस्तान जो है सऊदी ट्रूप्स को, सऊदी जो है कमांडोज को, उनको पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान उनके अंदर जो और आउटसाइड जो थ्रेट हैं सऊदी अरबिया के किंगडम के, उसके वजह से आप दूसरी बागियों के बारे में बात कर लें या दूसरे इस तरह से आप बैक जाएँ तो इस तरह के जो वहाँ पे इंसर्जेंसीज हुई हैं तो उनके खिलाफ पाकिस्तान ने इनकी काफ़ी सपोर्ट की है। तो पाकिस्तान जो है और सऊदी अरबिया कश्मीर और फ़लस्तीन पे भी अपना मौक़िफ़ जो है वो शेयर करते हैं। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में भी इनका सेम मौक़िफ़ है। तो जो टॉप लेवल के सिक्योरिटी ऑफिशियल होते हैं जैसे आर्मी चीफ हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ये रेगुलरली जो है विजिट करते रहते हैं। तो अभी आप पिछले तकरीबन 6 हफ्तों में देखें कि पाकिस्तानी चीफ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर वो उन्होंने सऊदी अरबिया का विजिट किया है, जबकि सऊदी डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का विजिट किया है। इन बायलैटरल जो है रिलेशन को सिक्योरिटी के एस्पेक्ट के हिसाब से वो अभी मज़ीद इसको इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर ट्राईलेटरली देखें तो इसमें तुर्किया भी जो है वो भी इन्वॉल्व है। ट्राईलेटरल सिक्योरिटी जो है स्ट्रक्चर्स में तुर्किया को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। ईरान पे पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का तकरीबन जो है एक ब्रॉड जो आउटलुक है, नज़रिया इनके बारे में। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है कि एक जो रिस्पॉन्सिव जो है सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की एक बेहतरीन की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। और दूसरा जिस पे वो सिग्निफिकेंटली इस पे जोर दे रहे हैं कि ग्लोबल पावर के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, जैसे चाइना और यूएस के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के बारे में ये काफ़ी सीरियस है। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो पाकिस्तान अगर देखें तो इससे पहले क्या कर रहा था कि पाकिस्तान उनसे डेब्ट रोल ओवर्स के बारे में, कर्ज लेने के बारे में, बैंक डिपॉजिट्स के बारे में और डेफर्ड यानी कि पेमेंट्स पे कि आप पेमेंट जो है वो लेट करेंगे, बाद में करेंगे, उस पर ऑयल भी ख़रीद रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली देखें तो इन्होंने इसको चेंज किया है कि ये अपनी इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ से इस तरह की एड लेने की बजाय इन्वेस्टमेंट वहाँ से उनसे डिमांड कर रहा है और वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में काफ़ी कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है वहाँ के लीडर हैं, क्राउन प्रिंस, उनकी इसमें लीडरशिप में सऊदी अरबिया जो है ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड ये प्रैक्टिसेस, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे स्टैंडर्ड जिन्होंने पूरी दुनिया में मतलब इससे इनके उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, पूरी दुनिया में लोगों ने इम्प्लीमेंट किए मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने, और उससे उन्होंने बेहतरीन जो है रिजल्ट्स वो अचीव किए। इनको कहते हैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो सऊदी अरबिया भी जो डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की जो फील्ड्स हैं उसमें इन्हीं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो जो है लागू करना चाह रहे हैं। इसके लिए वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए एक एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल जो मार्केट है वो उनके लिए मौजूद है, इनकी इन्वेस्टमेंट के लिए, उनकी अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। वो पाकिस्तान में जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने के प्लान्स जो हैं वो उन्होंने बना रखे हैं। तो पाकिस्तान भी इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है कि अभी सऊदी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान में जो एक रोड मैप बन रहा है इनकी इन्वेस्टमेंट के लिए वो काफ़ी इंकरेजिंग है, वो काफ़ी मतलब सपोर्टिव है सऊदी अरबिया के लिए, और सऊदी अरबिया जो है इसके साथ आगे मज़ीद इन्वेस्टमेंट को लेके चल सकता है। पाकिस्तान में देखें तो अभी सिर्फ इनिशियल स्टेप्स ही लिए गए हैं।
अभी काफ़ी जो है, अभी देख लें कि आप वन विंडो जो इन्वेस्टमेंट के लिए सिस्टम बना रहे थे पीएम साहब, वो अभी तक प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जैसे उसके अलावा दूसरी जो सेटिस्फैक्ट्री टर्म्स और सिस्टम्स हैं वो उनको लागू करने की अभी ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट खींचने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपको वन विंडो सिस्टम की अशद ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। ये प्रोसेसिंग आपकी जल्द से जल्द हो जाए, तो इस तरह के स्टेप्स लेने के लिए पाकिस्तान को मज़ीद ज़रूरत है। चैलेंजेस फिर इसमें क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान को भी जो है ना अट्रैक्ट, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनको पाकिस्तान को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। तो अभी अगर देखें तो ये जो रिलेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब इनको फ्यूचर के हिसाब से गाइड करने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में जो अब ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई, उसके बारे में इनको आगे प्लान्स बनाने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज जो कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, उसके बारे में उनको उनके साथ इसको मैच करने की ज़रूरत है रिलेशन को, कि किस तरह से श्रिंकिंग रिसोर्सेज के साथ आप इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपरली कर सकते हैं। और लास्ट जो है कि क्लाइमेट जो हो रही हैं, क्लाइमेट डिजास्टर जो हो रहे हैं बढ़ते हुए, उनके हिसाब से पाकिस्तान और सऊदीया को इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट और रिलेशंस को इम्प्रूव करना, मतलब आगे बढ़ाना पड़ेगा कि क्लाइमेट का उन पर कुछ खास ज़्यादा असर ना हो और क्लाइमेट के जो डिजास्टर हो रहे हैं उनमें एक दूसरे की ये हेल्प कर सकें। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। सेमिनल होता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसिंग, जो बात की डेवलपमेंट हो रही है उन पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। सस्टेनेबल होता है कि सपोर्ट प्रोसेस का कंटिन्यूसली किसी चीज़ को लगातार ही सपोर्ट करते रहना। अंडरस्कोर होता है जोर देना, किसी चीज़ पे एम्फसाइज करना। इनकैप्सुलेटेड होता है एनक्लोज्ड होना, किसी चीज़ में बंद होना। इंट्रेंच्ड होता है अनलाइकली टू चेंज, जिसको चेंज ना किया जा सके। क्वेश्चन हमारे पास हुआ द आर्मी चीफ ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है, वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। फॉलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डॉक्टर हफीज़ पाशा ने लिखा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो लास्ट मंथ्स में तकरीबन दिसंबर से लेकर मार्च तक जो इन्फ्लेशन में काफ़ी कमी आई है, उसके बारे में बात करेंगे और उसके किस वजह से आई है इसका एनालाइज करेंगे, कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है कम हुई है। और अभी फ्यूचर में इसके बारे में इन्फ्लेशन का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है कि या कि बढ़ेगी या कम होगी, आईएमएफ प्रोग्राम का इस पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखें तो तकरीबन पिछले कुछ महीनों से जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो है ये इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुई है, महंगाई जो है काफ़ी कम हुई है। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कि ये किसी भी जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो मतलब जो चीज़ आप खरीद होते हैं मार्केट से, उसकी प्राइस में जो एवरेज चेंज हो रहा होता है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक आप जो है अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन के रेट्स को डिफाइन कर सकते हो कि कितनी आपका कंट्री में इन्फ्लेशन हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो ये दिसंबर 2023 में आप ये इसमें देख सकते हो कि ये 29.7% थी इन्फ्लेशन। आप ग्राफ में देख सकते हो जिसमें दिया गया 29.7, अब जनवरी में बढ़ गई 28.3 पे आ गई थी जनवरी 2024 में, और फरवरी में ये मज़ीद कम होकर तकरीबन 23.1% पे आ गई थी, और मार्च में ये मज़ीद कम हो गई है तकरीबन 20.7%। तो ये जो है एक रैपिड डिक्रीज़ हो रहा है इस इन्फ्लेशन रेट में। तो ये काफ़ी जो है एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है पाकिस्तानी अवाम के लिए, कि आप देख सकते हैं ये दिसंबर में इन्फ्लेशन, फिर जनवरी में, और इसके बाद ये देखें तो हमारे पास है इसमें फरवरी में और मार्च में इन्फ्लेशन रेट आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है कम हुए हैं। तो ये तकरीबन 3 महीनों में 9% जो है वो कमी जो है इसमें देखी गई है इन्फ्लेशन रेट में, 29% दिसंबर में और अभी 20.7% जो है ये मार्च में। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें तो इन्फ्लेशन जो है जून 2022 में इस रेट पे थी, जैसे अब 20% पे आई हुई है, तो ये तकरीबन 21 महीने पहले जून 2022 में इस तरह की इन्फ्लेशन देखी गई थी। उसके बाद ये बढ़ती रही है और इसकी जो पीक थी, मतलब मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन रही है वो मई 2023 में 38% रही है। अब देख सकते हैं ये मई 2023 में 38% ये मैक्सिमम थी, और इससे पहले आप देखें तो जून 2022 में ये इन्फ्लेशन जो है
ये काफ़ी इससे ये जुलाई में देखें 24% थी और जून में तकरीबन 20% पे इन्फ्लेशन रही है। उसके बाद ये बढ़ती रही है और पीक पे आके मई 2023 में उसके बाद ये इन्फ्लेशन तकरीबन 29 से लेकर 31% के दरमियान में, ये 26% के दरमियान में ये कम और ज़्यादा होती रही है। लेकिन अभी जो है ये एक रैपिड जो डिक्रीज़ हुआ है, इसमें कौन से फैक्टर हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, इन्फ्लेशन के कंपैरिजन करते हैं पहले कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 20% है और ये अभी भी हाई है, लेकिन पहले से कम 35-36% से कम है, लेकिन अभी भी ये बाकी कंट्रीज देखें साउथ एशियन कंट्रीज उनके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में देखें तो ये 9.3% है और इंडिया में ये 4.6% है। तो अभी भी इन कंट्रीज़ के हिसाब से ये पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट अब इंडिया के हिसाब से देखें तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5% ये जो है वो 4 to 5 टाइम्स वो इंडिया से ज़्यादा है। और बांग्लादेश के देखें तो ये इंडिया से बांग्लादेश की निस्बत हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है ये डबल है। तो स्टिल इसको कम करने की ज़रूरत है। तो अभी देखें तो क्यूमुलेटिव इंक्रीज जो था प्राइस में, मतलब जो प्राइस में ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 2021-22 से लेके तकरीबन ये 79% जो चीज़ों की प्राइस थी वो इंक्रीज हो चुकी थी। अब फर्ज करें एक चीज़ की जो प्राइस थी 2020 में 21 में वो थी 100 रुपये, तो अभी होके वो 179 यानी 779 रुपीज़ जो वो हो गई है। तो ये बहुत बड़ा जो है डिवास्टेटिंग इफेक्ट इसका आया था हमारी आवाम के जो गरीब लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, खासकर जो स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर जो मतलब इनफॉर्मल सेक्टर्स में जिस तरह से दिहाड़ीदार मजदूर कह लें, तो उनके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। तो ये ड्रॉप जो हुआ है तकरीबन 9% का दिसंबर 2023 से, इसमें हम जो फैक्टर्स हैं वो करते हैं कि इसमें क्या फैक्टर पड़े हैं। अच्छा, फर्स्ट इसमें है कि ओवरऑल फूड प्राइस इंडेक्स जो है उसकी वजह से उसमें जो डिक्लाइन हुआ, उसकी इन्फ्लेशन में जो कमी आई है उसकी वजह से 42% हमारी इन्फ्लेशन वो गिरी है। और बाकी जो 58% है वो नॉन फूड प्राइस इंडेक्स के रेट में जो मतलब जो वहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही थी वहाँ पर इन्फ्लेशन कम हुई है, तो उसकी वजह से 58% जो है इन्फ्लेशन हमारी ओवरऑल वो ड्रॉप हो गई है। अच्छा, फूड प्राइस इंडेक्स ये होता है कि आप किसी भी चीज़ के इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत होती है उसके मैयर करने को, उसके पैमाने को जो है मंथली जो उसका क्या करें प्राइस होती है उसको फूड प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और जो बाकी चीज़ें हैं नॉन फूड प्राइस इंडेक्स, जैसे गैस हो गई, ऑयल हो गया, ये फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इनकी प्राइसेस जो हैं इनको कहते हैं नॉन फूड प्राइस इंडेक्स। तो ये जो है हमारे नॉन फूड प्राइस इंडेक्स जो है 42% उनकी वजह से इन्फ्लेशन जो ड्रॉप हुई है, और नॉन फूड प्राइस की वजह से 58% इन्फ्लेशन ड्रॉप हुई है। फूड आइटम्स में बात करें तो इसमें देखें तो आपके वीट फ्लोर जो है उसमें इतनी खास उसकी प्राइस में इंक्रीज नहीं हुआ, तो उसकी मॉडरेट रही है, प्राइस जो है वो मॉडरेटली बढ़ी है, एकदम से उसने जो है मल्टीप्लाई नहीं हुई, एक्सपोनेंशियल उसमें इंक्रीज नहीं देखा गया। तो अभी देखें तो हमारा जो था इसमें ईयर टू ईयर जो इंक्रीज होता है प्राइस में, दिसंबर 2023 में वो 64% था, और अभी जो ईयर टू ईयर इंक्रीज जो है प्राइस में वो देखें तो मार्च 2024 में वो 23% पे आ गया था। ये काफ़ी कम है पहले से, लेकिन अभी भी ये स्टिल वेरी हाई है। ये अगर फ़र्क करें, अगर अल्लाह करे कि हमारी क्रॉप जो है गंदम की वो अच्छी हो जाए और इसके अलावा इम्पोर्ट्स जो हैं वो हायर लेवल पे हों, तो उसकी वजह से जो वीट प्राइस है वो मज़ीद कम हो सकती है। लेकिन इसका नुकसान जो फार्मर्स को नहीं होना चाहिए, कि फार्मर जो है उनकी इनकम पे इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। उनसे जो गवर्नमेंट ने अपनी अनाउंस किए प्राइस 3900 पर 40 kg, वही उनको जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए। इम्पोर्टेड गुड्स जो है उनकी वजह से, जो इम्पोर्टेड फूड्स हैं उनकी वजह से भी जो है हमारी इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुई है। अब देखें तो हमारे लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स जो हैं, मिल्क हो गया, चिकन हो गया, फ्रेश फ्रूट्स, इनमें इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुई थी। इसके अलावा वेजिटेबल घी जो इम्पोर्टेड होती हैं, इम्पोर्टेड चीज़ों की हम बात कर रहे थे, तो इम्पोर्टेड वेजिटेबल घी, टी और पल्सेस दालें वगैरह जो हैं इनकी भी प्राइस में काफ़ी कमी आई थी। तो इसकी वजह क्या थी कि इंटरनेशनली जो इसकी प्राइसेस हैं वो इन चीज़ों की इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो कम हो गई थी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी वजह बनी है इन्फ्लेशन को कम करने में वो है रुपये की स्टेबिलिटी। पाकिस्तान का जो करेंसी है उसकी स्टेबल होना है। अब मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक कोई ख़ास किस्म की अप्रिसिएशन जो है
और रुपये की कदर में नहीं देखी गई, हमारी करेंसी की वैल्यू में को ख़ास कमी नहीं देखी गई पूरे साल के दौरान। अब अगर नॉन फूड प्राइसेस की तरफ आएँ तो ये ख़ास इसमें जो सबसे बड़ी इन्फ्लेशन के कम होने की वजह बनी है वो थी गैस की प्राइसेस का जो है मॉडरेटली जो है रेट उनका इंक्रीज होना। अभी देखें तो अभी इनने तकरीबन एक मतलब जंपिंग सिचुएशन थी कि तकरीबन 1134% टैरिफ्स में जो है वो इंक्रीज हो गया था ईयर टू ईयर बेसिस के हिसाब से। लेकिन अभी मार्च 2024 में ये कम हो गए 570% पे आ गया है। तो ये एक बिग कंट्रीब्यूशन था कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रेट था वो कम हुआ है इसकी वजह से। अब इसका आगे फ्यूचर में क्या इसका हो सकता है, हमारा आउटलुक क्या हो सकता है इसके बारे में, तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है नए IMF प्रोग्राम पे। तो ये सबसे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो होगा कि एक्सचेंज रेट जो है हमारे रुपए का वो किस तरह से इफेक्ट होता है। अगर IMF के साथ एग्रीमेंट होता है इस बेस पे कि जो मार्केट बेस एक्सचेंज रेट पहले से चल रहा है वही फॉलो किया जाएगा तो फिर तो इससे कुछ खास असर नहीं होगा। तो अब मार्केट में अगर देखें तो जो रुपया है वो तो काफ़ी अप्रिशिएटेड हुआ है, यानी $230 286.32 से कम होके डॉलर जो है वो 278 पे आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज है रुपये के कदर में। तो अगर देखें तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज इंडेक्स जो था वो तकरीबन 100 के करीब आ गया है। तो ये पहले जो है 86 के करीब था। अच्छा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज इंडेक्स REEL, इसको रील भी कहते हैं, REER रियर भी कहते हैं। तो ये होता है कि करेंसी की आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज। तो इसका एक प्रॉपर एक फार्मूला भी है जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया। तो बेसिकली चलते हैं उसका तो लेजर सिस्टम है, लेकिन ये देख लें कि अगर हमारी करेंसी की जो स्ट्रेंथ है अगर ये ज़्यादा हो गई, मतलब ये वैल्यू 100 है, तो ये जो जितनी ज़्यादा होगी इससे हमारा क्या होगा, करेंसी की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे पहले ये जो 86 थी तो करेंसी की वैल्यू हमारी बहुत कम थी। तो जो है स्टेबिलिटी ऑफ रुपी जो है ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट अभी इस पे कर रही है, इम्पोर्ट्स पे कर रही है कि हमारी इम्पोर्ट्स को हमने कितना कंट्रोल किया है, उसकी वजह से हमारे रुपए की कदर में काफ़ी इजाफा हो गया। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है पिछले 9 महीनों में वो हमारा $1 बिलियन भी नहीं रहा। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात करते हैं तो ये होता है कि जब किसी मुल्क से जो सरमाया बाहर जा रहा होता है और जो अंदर आ रहा होता है, मतलब बाहर जाने वाला आउटफ्लो जो आपकी कैपिटल का आउटफ्लो है वो ज़्यादा हो जाए इनफ्लो ऑफ कैपिटल से, यानी कि आपका जो सरमाया बाहर जा रहा है, आपकी रकम जो बाहर जा रही है मुल्क से, मनी जो बाहर जा रहा है वो आपके अंदर मुल्क के अंदर आने वाली मनी से जब ज़्यादा हो जाए बाहर जाने वाला, तो इसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये कम हो गया, तकरीबन $1 बिलियन भी नहीं रहा। तो ये एक अच्छा जो है एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आप इकोनॉमी में देख सकते हैं। अच्छा, आगे है कि IMF प्रोग्राम जो है वो अभी प्रेजेंट जो पॉलिसी है इसकी करेंसी एक्सचेंज के बारे में क्या वही फॉलो करते हैं? अगर वो करते हैं तो फिर तो सही, अगर नहीं करते तो ये रुपए की कदर में वैल्यू ऑफ जो रुपये है वो बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो कंसर्न नंबर होगा कि बिजली और गैस के जो टैरिफ्स हैं, उन टैक्सेस हैं, उनमें अगर इजाफा होता है तो सर्कुलर डेट को मैनेज करने के लिए तो ये भी महंगाई के इन्फ्लेशन का एक बड़ा काज हो सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से वैल्यू ऑफ जो रुपये है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आगे जो एक और इस इन्फ्लेशन पे इफेक्ट कर सकता है एक और चीज़ जो है वो है कि अगर फ़र्ज़ करें IMF कहता है कि आप सेल्स टैक्स लगा रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। अब पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहले देखें तो लेवी लगी हुई, वो भी एक किस्म का टैक्स है, लेकिन अगर सेल्स टैक्स दोबारा से लगाने को कह देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी एक इन्फ्लेशन लाएगा पाकिस्तान के अंदर। जो फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो एकदम से जंप कर जाएंगे, क्वांटम जंप लगाएंगे, बहुत ज़्यादा उनमें जो इजाफा हो जाएगा। अच्छा, बाकी जो रिस्क फैक्टर देखते हैं तो इंटरनेशनल प्राइसेस में जो है वो तब्दीली है। अब देखें तो मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन बनी हुई है इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट की वजह से, इसराइल ईरान कन्फ्लिक्ट की वजह से, तो इसकी वजह से जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, बढ़ना शुरू हो सकती हैं। अब पास में देखें तो दिसंबर 2023 में ये ब्रेंट क्रूड ऑयल की पर बैरल जो कीमत थी वो $75 से बढ़कर $90 तक हो गई, $75 से $90 तक वो चली गई थी।
तो अभी इसके फ्यूचर में चांसेस हैं कि ये फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो पर बैरल जो कीमत है इसकी क्रूड ऑयल की, वो $100 तक जाने के चांसेस हैं कमिंग मंथ्स में। इन्फ्लेशन में अभी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है इसी IMF प्रोग्राम की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस की वजह से। ये अभी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है कि आया कि मज़ीद बढ़ेगी या कम होगी। तो 2021-22 में देखते तो बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान की इसमें था, इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी इसको मज़ीद रोकने के लिए, इन्फ्लेशन रेट की मज़ीद ना बढ़े, इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है कि 2025 तक हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होके कम से कम 12 से 14% तो ज़्यादा से ज़्यादा 14% तक वो आ जाए। जिसके लिए हम होप कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। अलूडेड होता है हिंट या इशारा करना, रेफरेन स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एक्सप्लिसिट क्लियर को कहते हैं, डिस्कोर्स रिटन कम्युनिकेशन को कहते हैं, अंडरकटिंग होता है ऑफरिंग गुड्स एट लोअर प्राइस। अच्छा, व्हाट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान? अप्रैल 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? राइट इन द कमेंट्स बॉक्स।